स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल मेगा मार्ट राठीज बिल्ड मार्ट में 40,000 स्क्वायर फीट के सिंगल फ्लोर शोरूम में आप पाएंगे विश्व के प्रतिष्ठित ब्रांड, पूर्ण विश्वसनीयता के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट की विशाल रेंज, पारदर्शी और किफायती मूल्य, व्यावसायिक सेवा के उच्चतम आदर्श, ट्रेंड कर्मचारी और बेहतर सर्विस, इंटीरियर से लेकर फिनिशिंग तक सब कुछ एक सुखद वातावरण में। राठीज बिल्ड मार्ट में अनुभव कीजिए सारे परिवार के साथ बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर की शॉपिंग का सॉफ्ट एहसास। जब बात हो नींव से निर्माण की तो बस एक ही नाम, बिल्ड मार्ट। राठीज बिल्ड मार्ट, नींव से निर्माण तक। आसपास कोई भी झंझट हो जाए तो बाबूजी के पास आए तो पहले तो बोलते वहाँ देखना छगन होगा तो उसको बुला के ले आना। मैंने मेरी दुकान के आजू बाजू घर से कहीं भी कोई लफड़ा झपड़ा हो रहा है तो बाबूजी को जैसे मालूम पड़े कि वहाँ कुछ झंझट हो रहा है तो मेरे पिताजी पहले दुकान पर जा देखना वहाँ छगन होगा तो उसको बुला के ले आना। तो मैं भी एक बार मैं दुकान में खड़ा था अंदर और एक जन आकर के बोला कि वो झंडा चौक में बहुत झगड़ा हो गया है। तो उतने में बाबूजी बोले गोपाल जल्दी जा देखना वहाँ छगन होगा तो उसको बुला के ले आना। तब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा इंप्रेशन बाबूजी का ऐसा ले रखे कि जहाँ झंझट होता है वहाँ मैं चले जाता हूँ। और वैसे उनका वो इंप्रेशन बहुत गलत नहीं था क्योंकि स्कूल में भी थोड़ी झंझट चलती रहती थी। प्राइमरी स्कूल तक तो कोई बात नहीं थी, मिडिल स्कूल में आते आते थोड़ा सा झंझट शुरू हो जाता था, हाई स्कूल में तो रोज़ झंझट चलता था और कॉलेज पहुँचने के बाद तो झंझट चलता ही था। और मैं वहाँ स्टूडेंट इलेक्शन जो होते हैं अपने कॉलेज का इलेक्शन वो भी फाइट किया। उस समय वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी मैं जीत के भी आया। मेरे पैनल से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सब हार गए, खाली एक मैं ही जीत के आया था मेरे पैनल से, बाकी सब सामने वाले पैनल से जीत के आए। मेरे पैनल से मैं अकेला जीता। मेरा अध्यक्ष भी हार गया, मेरा जनरल सेक्रेटरी भी हार गया, मेरा सेक्रेटरी भी हार गया। मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, अकेला मैं जीता। तो झंझट चलती रहती थी। प्रिंसिपल भी कई बार कंप्लेन भेज चुके थे कि भाई, और क्या है टीचर लोगों से, मास्टर लोगों से मेरे पिताजी के संबंध बहुत अच्छे थे। हमारी वहाँ कपड़े की दुकान है और अधिकतर टीचर लोग हमारी दुकान में ग्राहक थे। मेरे बाबूजी का ये मानना था कि कोई बोलता था ना मैं टीचर हूँ तो उसको उधारी देते थे कि टीचर का पैसा कभी डूबता नहीं है, भले 2 महीने में आए, 4 महीने में आए, 6 महीने में आए। पर बाबूजी का एक पक्का विचार था कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनकी उधारी डूबती नहीं है। जब भी उनको तनख्वाह मिलेगी, कई बार तो टीचर लोगों को तनख्वाह 3-3, 4-4, 6-6 महीने में मिलती थी। तो जैसे जैसे तनख्वाह मिलेगी तो पैसा आ जाएगा। और वैसे उनका ये सोच भी राइट था। मैं नहीं मानता कि कभी किसी टीचर की उधारी का पैसा हमारे कपड़ा दुकान में डूबा होगा करके। तो इसके कारण अधिकतर टीचर से, चाहे मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारे कस्टमर एक टाइम में अधिकांश तक टीचर होते थे दुकान में। इसलिए बाबूजी का सबसे संपर्क बन जाता था और छोटी छोटी बात भी वो दुकान में आके बता के चले जाते थे। तो ये चलता था। तो बाबूजी जब मैं रायपुर जाऊँगा सोचा तो बाबूजी बोले कि नहीं चलो अच्छा है, इसका यहाँ से जो रोज़ का झंझट होता है वो छूटेगा, रायपुर में व्यापार में ध्यान लगाएगा, अपना काम करेगा तो ठीक है करके। और मेरा साथ देते थे सबसे ज़्यादा एक गोपाल नाम कर हमारे यहाँ एक, वैसे तो अग्रवाल था सरनेम से और हमारी दुकान में काम करता था, पर वो एकदम पारिवारिक आदमी था। जब उसकी उम्र 10 साल होगी तब 5वीं क्लास में था जब वो हमारी दुकान में काम करना शुरू किया, जबकि उसके परिवार के लोग झारसुगड़ा के सबसे बड़े पैसे वाले थे। और पिताजी उसको लेकर के पहले उसके परिवार में गए कि भाई इसको आप लोग रख लो, ठीक रहेगा करके। तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं, अभी आप ही के पास रखो, आप ही के पास रहेगा। और वो करीब करीब 40 साल हमारी दुकान में, मैं सर्विस बोलना तो ठीक नहीं करूँगा, सेवा ही बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा है। और उसका मेरा बहुत ज़्यादा पड़ती थी। और हम और गोपाल साथ में खरीदी करने जाते थे, चाहे बम्बई, अहमदाबाद, सूरत, और जहाँ भी जाना हो हम और गोपाल साथ में जाते थे। और गोपाल का जीवन में मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। उसका पूरा नाम गोपाल सिंघानी। अभी भी रायपुर में, अभी 5-7 साल से वो रिटायर ले लिया दुकान से, पर उसका दुकान से संबंध बहुत अच्छा है। उसके 4 लड़के हैं और लड़के लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं और आज झारसुगड़ा में बहुत अच्छा काम कर रहा है खुद। जबकि जब वो हमारी दुकान में काम करना शुरू किए थे तो उस समय 30 रुपये महीने में उसकी मासिक तनख्वाह 30 रुपया थी जब गोपाल हमारे यहाँ काम करने आया था।
और मेरी और गोपाल की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती थी और वो मेरा प्रबल जो भी मैं विचार करता था उसे चला करके तो मेरे साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहता था कि नहीं छगन ठीक बोल रहा है और अपने को करना है। तो जब मैं रायपुर आना चाहा तो जब पिताजी बड़े भाई सब खिलाफ थे तो गोपाल एक मेरे साथ था कि नहीं नहीं इसको रायपुर जाने दो। हम लोग पहले 5 भाई थे, 4 बहन, 5 भाई में हम लोग थे। तो मैं भैया को बोला भी अपन 5 भाई अपने को व्यापार को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, एक ही शहर में रहना ठीक नहीं रहेगा। और रायपुर चूँकि मैं कपड़े दुकान की खरीदी करने के लिए आते रहता था तो यहाँ का कुम्हारी में पहले कपड़ा मार्केट जो भी पंडरी में है वो पहले 78-79 में कुम्हारी में था और हम लोग खरीदी करने के लिए कुम्हारी जाते थे। तो मेरी दुकान की स्थापना कुम्हारी में हुई। मैं 79 रामनवमी को कुम्हारी में कपड़े की दुकान खोला मुंद्रा टेक्सटाइल के नाम से, जो आज भी मुंद्रा टेक्सटाइल के नाम से पंडरी कपड़ा मार्केट में चल रही है। उसके बाद दुकान खोला यहाँ बड़े बड़े लोगों के बीच में। पिताजी बोले कि भाई मैं कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। मैं बोला आप मेरे को 1 लाख रुपए दे देना, बाकी मैं वहाँ पर मैं चला लूँगा, संभाल लूँगा करके। तो बोले कि ठीक है। फिर जब 1 साल 2 साल दुकान चलने को हो गया तो मैं जब भी झारसुगुड़ा जाऊँ तो मेरे को वो प्रोत्साहित करने या ये बोलते थे कि देख भाई छगन तो 1-8 लाख रुपये डुबा के आएगा ना, जब तक तो हम संभाल लेंगे, उससे ज़्यादा पैसा डुबाएगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तेरे को बता रहे हैं अब तेरा शौक भी पूरा हो गया होगा, तू वापस आ जा। तो मैं बोलता नहीं भाजी, वो मैंने मेरी दुकान को कई साल तक रायपुर में दुकानें मानते ही तो समझते थे कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ और धीरे धीरे जब मेरा जी भर जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। फिर अचानक 1985 में मेरी सगाई हुई और सगाई के तुरंत बाद मेरे छोटे भाई का रायपुर में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई रायपुर में। तो वो मेरे लिए मतलब जीवन में आज सबसे बड़ा सदमा और सबसे बड़ी दुखद घटना थी। तो अब भाई का एक्सीडेंट होने के बाद फिर मैं करीब 15-20 दिन झारसुगुड़ा में लगातार रहा और उस समय मेरे पिताजी और मेरे भाई को बिल्कुल जम गया कि अब अपन को रायपुर में दुकान बंद करना है। और वो 2 गोपाल को और दुकान का एक स्टाफ को और को बोले कि तुम अभी जाओ रायपुर और जितना भी कपड़ा वगैरह स्टॉक जो भी है उसको रख करके वापस झारसुगुड़ा ले आना और अपन जो भी उधारी है जिसका पैसा पेमेंट करना है और जिससे उधारी का लेना है सब यहीं झारसुगुड़ा में बैठ के कर लेंगे। फिर गोपाल मेरे को बताया कि पिताजी ऐसे बोल रहे हैं, मैं रात को रायपुर जा रहा हूँ और वहाँ से दुकान रायपुर में बंद करना है। तो फिर मैं बाबूजी को बोला कि अभी अपन इतना हड़बड़ भी नहीं करते बाबूजी, पहले अभी 15-20 दिन हुआ है, 1-आध महीना विचार कर लेते हैं, फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूँगा। क्योंकि बाबूजी बहुत दुखी थे और उनमें बहस करना झंझट करना उस समय ठीक नहीं था। मैं बोला ठीक है भाई, आपकी इच्छा है तो अभी तो वातावरण ठीक नहीं है, अपन 1-आध महीना निकल जाते हैं, फिर 1 महीना बाद अपन विचार करेंगे और जैसा आप बोलोगे मेरे को वैसा करने में कोई परेशानी नहीं है। तो फिर मैं 1 महीना बाद विचार किए। तो उस बीच क्या होता, जब मैं दुकान खोला था तो 81-82 में एक उड़ीसा में झंझट हुई, मारवाड़ी भगाओ आंदोलन उड़ीसा में चला 1 साल के लिए। तो मैं जब बाबूजी के पास बैठा तो फिर मैं चर्चा करते करते मैंने देखे बाबूजी अपन उड़ीसा में रहते हैं, एक बार उड़ीसा में आंदोलन चल चुका है, तो कल दिन ऐसा कुछ होता है तो अपने पास एक सेटअप रहना चाहिए कि जहाँ अपन एक व्यापार सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा करके थोड़ा बात किया तो फिर गोपाल फिर मेरे को सहयोग किया कि नहीं ये ठीक बोल रहा है और अपने को धीरे धीरे माहौल जम रहा है वहाँ पर। तो एक और घटना तो आज झारसुगुड़ा में भी हो सकती है, रायपुर में भी हो सकती है, इसको लेकर के। और उन्होंने फिर समझा बुझा करके एक बार बात को आगे बढ़ाया और मेरी दुकान फिर यहाँ से बंद होने से एक बार रायपुर से फिर रुक गई। वो वही मेरे लिए सबसे एकदम कठिन पीरियड था 1985 का, जब छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर मेरा वापस धीरे धीरे और सहयोग मेरे को परिवार का पूरा मिलता था। आज मैं मेरे बड़े भाई जिनका नाम कैलाश है, बड़े भैया का नाम, उनको जब भी मैं फ़ोन करता था कि भैया ये इसका टाइम हो गया है, यहाँ मेरे पास पैसा कलेक्शन नहीं आ रहा है, आप रात भेज दो, तो वो अपना काम छोड़ करके मेरा पेमेंट कर देते थे। मैंने इतना सहयोग उनका मन नहीं होने के बाद भी जब जब मैं उनको बोला, मेरा सहयोग करने में वो कोई कमी नहीं किए। और आज मैं जो भी हूँ मेरे बड़े भाई के सहयोग के कारण ही हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में वो खुल करके मेरे को सहयोग करते हैं। कभी वो ये नहीं बोले कि तू इतना पैसा खर्चा किया, तेरा कुछ नहीं है, ये नहीं है। और मेरे को एकदम मने पता नहीं मेरे को क्यों इतना पसंद करते हैं। और वो मेरा सहयोग बड़े भाई मेरे को 24 घंटा भी मैं रात को फ़ोन कर दूंगा, भैया तकलीफ़ है तो सुबह गाड़ी में यहाँ आ जाएंगे एकदम। तो ऐसा चलता रहा। 85 के बाद फिर चला कारोबार, कपड़े का काम अपनी जगह चलता था। तो पंडरी मार्केट में मेरी दुकान जो है
उसके सामने ही एक MR मार्केटिंग के नाम से राजीव अग्रवाल जी, वो भी बाहर ग्वालियर से आए थे और वो दुकान खोले जस्ट मेरी दुकान के सामने। आमने सामने दुकान थी तो ऐसे परिचय हुआ, थोड़ा उठक बैठक चली, बातचीत चली। फिर ग्वालियर से आया था, उसका भी बैकग्राउंड RSS का था, संघ से जुड़ा हुआ RSS का आदमी था। तो फिर उससे परिचय हुआ, भारतीय जनता पार्टी में आना जाना शुरू हुआ, परिचय हुआ। तो फिर ऐसे ही एक दिन बैठे थे और मेरा रूम पार्टनर होता था यहाँ एक मोहन चौरड़िया, अभी भी है, रायपुर में CA है, वो मेरा रूम पार्टनर था। क्योंकि पहले मेरी जब शादी नहीं हुई थी 79 में, जब मैं रायपुर आया तो 79, 80, 81, 82, 83, 84 तक वो मेरा रूम पार्टनर था। हम लोग साथ में रहते थे, साथ में खाना खाना, साथ में रहना। वो CA की पढ़ाई करता था और धमतरी में उसका कपड़े का काम पहले भी था, अभी भी है। तो उससे परिचय था। और मेरे बाजू में एक सुधीर कटियार, जब मैं घर शैलेंद्र नगर में रहता था तो मेरे बाजू में सुधीर कटियार अभी भी है वो, और उसके पिताजी प्रोफेसर थे दुर्गा कॉलेज में। तो जब चेंज होता है बिजनेस तो समय अपने आप आता है और परिवर्तन होता है जीवन में। तो ज़मीन जायदाद का मुझे पहले से शौक था कि ज़मीन देखने जाना, ज़मीन खरीदना, बाज़ार देखना, कपड़े के साथ साथ ज़मीन का मेरे को शुरू से शौक था। पर इतना बड़ा बिजनेस करूँगा ऐसी कभी मेरे को कल्पना भी नहीं थी। तो जब राजीव अग्रवाल जी से परिचय हुआ तो एक दिन सुधीर कटियार सुबह सुबह घर में आया और वो बोला कि भैया एक सौदा है ज़मीन का जो मेरा किया हुआ है। और मैं उसको बोला था कि 6 महीने में पैसा देना है, लेकिन वो मान नहीं रहा है, बोलता अभी पैसा दो तो इसको मैं ले नहीं सकता, और आप ले लो तो सौदा बढ़िया है। तो कहाँ पर है ज़मीन? तो बोला VIP रोड में है। तो मैं मोहन चौड़िया को बोला यार देख ले, और बोल रहा है कि पैसा अभी नहीं देना है, 6 महीने में देना है, अभी आप खाली 1-1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट दे दो मेरे को, बाकी बाद में दे देना करके। तो ये मेरे जीवन का पहला U-टर्न शुरू हुआ सुधीर कटियार के द्वारा। वो ज़मीन का सौदा लाया तो मैं बोला ठीक है बात करते हैं। तो हम और सुधीर बात किए तो वो पहले बोला था कि 6 महीने में पैसा देना पड़ेगा, बाकी अभी खाली 1-1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। फिर 4-5 दिन बाद आ गया, बोले नहीं यार वो किसान तो बोल रहा है कि 1 हफ्ते में रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला यार 1 हफ्ते में 5-6 लाख रुपये व्यवस्था करना मेरे बस में नहीं है। तो हम बैठे रहे, उतने में राजीव अग्रवाल सामने आ गया, बोला क्या चल रहा है? मैं बोला कुछ नहीं है, एक ज़मीन का सौदा आया है और ऐसी ऐसी बात है। तो बोला कि ठीक है यार एक पार्टनर मैं भी बन जाऊँगा, जबकि कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। तो मैं मोहन और राजीव अग्रवाल जी बोले मैं भी बन जाऊँगा। तो हम लोग 3 हो गए। 3 हो गए तो राजू बोला अभी कितना पैसा भेजना पड़ेगा? तो बोला 1 लाख रुपये तुरंत भेजना पड़ेगा। वो सामने अपनी दुकान गया और मेरे को 1 लाख रुपये भेज दिया। बोला ठीक है। तो वो ज़मीन को सबसे पहला सौदा मेरे जीवन का सुधीर कटियार के द्वारा ये हुआ। अब उसके बाद 15 दिन बीता होगा तो मोहन चौरड़िया CA लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग होता ही अपन लोगों से। तो 15-20 दिन बाद मेरे को बोला कि यार वो राजीव अग्रवाल यदि 20,000 रुपया प्रॉफिट लेके सौदा छोड़ेगा तो मैं ये सौदा लेने के लिए तैयार हूँ। तो राजीव जी 1 लाख रुपये लगाए थे और 15 दिन में 20,000 रुपया रिटर्न मिल रहा था उनको। तो मैं राजू जी को बताया यार मोहन चौड़िया जी ऐसा सब बोल रहे हैं करके। तो राजू बोला ठीक है मैं छोड़ दूँगा करके। तो 1,20,000 रुपया ले करके सौदा को छोड़ दिया। मेरे को बोला तेरा क्या विचार है? बोला नहीं मेरा भी कोई विचार नहीं है, अभी मैं देखता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उसको ऐसे ही बैठे बैठे बोला कि मैं 50,000 रुपये देगा तो मैं इसको छोड़ दूँगा सौदा को। बोला ठीक है दिया। तो मैं भी बोला यार 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ है और 1-1.5 महीने में 50,000 प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है करके। तो मैं 1,50,000 रुपये ले करके सौदा को छोड़ दिया। इस तरह हमारी पहली डील हुई। तो राजीव अग्रवाल जी क्या होता है, जैसे हम लोग महेश्वरी हैं वैसी अग्रवाल गुट होता है कौन। तो महेश्वरी लोगों का कलेजा थोड़ा सा कम होता है व्यापार में, धंधे में। अग्रवालों की हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जेब में 1 लाख रुपये रहेगा ना, वो लोग 10 लाख का सौदा करने की ताकत रखते हैं। और हम जो महेश्वरी लोग हैं ना, हम लोग जेब में 1 लाख रुपये रखते हैं तो हमारी ताकत रहती है 90,000 95,000 का माल खरीदेंगे। जितनी अपनी जेब में ताकत है उतनी करते हैं। तो राजीव अग्रवाल जी को जब 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपये लगाने से, तो उनकी हिम्मत बढ़ गई। और ऐसे ही तो भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे। तो तरुण चटर्जी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए थे। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में आए, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो तरुण चटर्जी की एक ज़मीन थी 30 एकड़। वो तरुण चटर्जी बोला इसको मैं 1 लाख रुपये एकड़ में बेचूंगा। ऐसे क्या क्या बात हुई और तरुण चटर्जी से वो ज़मीन का
सौदा उन्होंने कर लिया। एक तरुण चटर्जी 1 लाख बोले, इन्होंने कुछ कम बेसी करके वो सौदा तरुण चटर्जी से करके आ गए और मेरे को बोले कि यार मैं आज तरुण चटर्जी से सौदा करके आया हूँ। मैंने तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है यार, इतना बड़ा सौदा तो अपन कर ही नहीं सकते, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बोला कि नहीं, बोला 25,000 रुपये एडवांस देना है और उसके बाद 6 महीने तक एक भी पैसा नहीं देना है और इस 6 महीने में अपन इसका सौदा खोजते रहेंगे, 1-2 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा तो अपन बेच देंगे। तो मैं भी 50,000 रुपये कमाया था, वो 20,000 रुपये कमाया था, तो डूबेगा तो 25,000 रुपये। 25,000 में वो बोला कि मैं इसमें मोहन को भी साथ में रखा हूँ, अपन तीनों मिलके सौदा किए हैं करके। और वो मोहन के नाम से कागज़ भी बनवा के आया वहाँ पर कि ये। तो मैं मोहन के पास गया कि ऐसे ऐसे ये ज़मीन खरीदा है राजू और ऐसे सब बोल रहा है। तो मोहन बोला मैं तो जब तक देखूंगा नहीं, जब तक साथ दूंगा नहीं। और वो मोहन चौरड़िया जी जगह देखने गया और मेरे पास आया तो 25,000 रुपये में तीनों का 8,000 रुपये बनता था। तो अपना 8,000 रुपये निकाला, मेरे को दिया और बोला कि ये 25,000 में 8,000 रुपये मेरा नुकसान, और ये नुकसान का पैसा मैं भी भर दिया और मेरा उसमें कोई शेयर नहीं रहेगा, कोई हिस्सा नहीं रहेगा। ये 25,000 रुपये मैं आज डुबा दिया, क्योंकि तू मेरे नाम से करके आए हो, मेरे को साथ में लिए हो, तो 25,000 रुपये में मेरा 8,000 शेयर है, ये 8,000 रुपये मैं मेरा आज ही डुबा दिया और मैं उसमें पार्टनर ही रहूँगा, ये 8,000 रुपये तू ले जा बोला। तो मैं बोला ऐसा कोई बात नहीं है, तू पैसा मत दे, पैसा रख अपने पास। फिर मैं राजू जी को बोला कि मोहन तो ऐसे बोल रहे हैं, तो बोला ठीक है अपना दोनों का 12.5 होगा, इतना ही तो हुआ। बोला ठीक है। अच्छा, बात होने के बाद तरुण चटर्जी के बड़े भाई कालीचरण जी, अब मैं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या है, मेरा भाषण जो है ना 8, 10, 12 मिनट से ज़्यादा होता नहीं है, पर इन्होंने कहा है अजय जी ने कि अपन को 30-40 मिनट तक बात करना है। तो अब जब 30-40 मिनट बात करना है तो कुछ ना कुछ बोलना है ना, तो अब बोलने के लिए यही सब है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। और वैसे मेरे पहले आप लोग यहाँ पर संजय श्रीवास्तव जी को, प्रमोद दुबे जी को, घाटे जी जो कि रायपुर के जाने माने आर्किटेक्ट है, उनके जीवन से प्रेरणा ली है, शिल्पी सोनार के जीवन से प्रेरणा ली है, पुरुषोत्तम मंत्री जी जो हमारे बड़े भाई मार्गदर्शन है, इतना बड़ा शिवम दुकान चला रहे हैं, जो आज उनका रायपुर में, नागपुर में, जबलपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग से चालू करके बालोद में जब उनकी छोटे कपड़े की दुकान थी, मैं उनको जब से जानता हूँ और मेरा मुंगा टेक्सटाइल से उनको माल भी जाता था। तो ऐसे पुरुषोत्तम भाई के जीवन की प्रेरणा के सामने में हम लोग का जीवन कुछ भी नहीं है, जैसे लोगों को आपने सुना है। तो इस तरह हमारा एक व्यापार चालू हुआ और आज 27 साल से हम और राजीव अग्रवाल पार्टनरशिप में चल रहे हैं, जो कि रायपुर में जो गिने चुने लोगों की पार्टनरशिप होगी, जो 25 साल, 30 साल, 40 साल चल रही है, वो यदि ऐसे 100 लोग होंगे तो उस 100 लोगों में एक हम भी आ जाएंगे जिनकी इतनी लंबी पार्टनरशिप चल रही है और आज भी अच्छे चल रही है। उसके बाद राजीव अग्रवाल जी ने वो सौदा किया, उसके बाद हमने कंपनी बनाई, कंपनी बना करके हम फ्लैट की बुकिंग, फिर हम ये 30 एकड़ ज़मीन खरीदे, उसके बाद 100 एकड़ ज़मीन और खरीदे प्लाटिंग, उसके बाद फिर हम कंस्ट्रक्शन की लाइन में आ गए। और अशोका टावर जो यहाँ बिल्डिंग है शंकर नगर चौक पे, वो हमारा सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है। पर उस ज़माने में वो फ्लैट जो हमारा था महंगा फ्लैट था, जितने में हम फ्लैट बेचते उतने में रायपुर में शैलेंद्र नगर, देवेंद्र नगर में बंगला मिल जाता था। और फ्लैट में रहना आदमी समझता था कि जो गरीब आदमी वो फ्लैट में रहता है और जो पैसे वाला है वो इंडिविजुअल मकान में रहता है। तो मेरे को ये बोलने में कोई हर्ज नहीं लगता या कोई ज़्यादा नहीं लगता कि रायपुर में फ्लैट में रहना हमने सिखाया लोगों को कि बड़ा आदमी भी रायपुर में फ्लैट में रह सकता है, अच्छे लोग भी, पैसे वाले भी फ्लैट में रह सकते हैं, सिर्फ फ्लैट में रहने वाला गरीब आदमी है, ये परिभाषा को हमने बदला। और हमारा रायपुर में पहला आवासीय कॉम्प्लेक्स है, इसके पहले फरिश्ता कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पर, वो सबसे पुराना है रायपुर में, लेकिन उसने क्या किया, ऊपर फ्लैट बनाया, नीचे दुकान बनाया। अधिकतर जो भी आवासीय फ्लैट यहाँ पर बने उन्होंने ऊपर दुकान अपने रहने के लिए बनाया, नीचे में उन्होंने दुकान बना करके दुकान बेचा ऊपर, तो वो रहने वालों को उसमें मज़ा नहीं आया। पर अशोका टावर पहला बिल्डिंग था जो प्योरली आवासीय परिसर बना, उसके नीचे में कोई दुकान नहीं थी, कोई शॉप नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा का पूरा 100% रेसिडेंशियल फ्लैट थे वो। और उसको रहने वाले उसमें बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग, क्योंकि उस समय के हिसाब से महंगा फ्लैट था। और रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे हम जाते थे, आप कोई सिविल लाइन में 2 करोड़ 3 करोड़ के बंगले में भी रहने वाले की वो प्रेस्टीज नहीं बनी, वो खाली बाजार में बोल दे कि मैं अशोका टावर में रहता हूँ, तो आदमी एक बार देखता था कि अशोका टावर में रहता है। मेरा भाई एक बार झांसुरा से आया, ऑटो में बैठा, तो बोला कहाँ जाना है, तो बोला अशोका टावर है। तो फिर उसको पूछा अशोका टावर के पास कहाँ जाना है, भाई बोला कि नहीं भाई मेरे को अशोका टावर में ही जाना है।
तो भाई को ऐसे 2 बार देखा, बोला मेरे को ऐसे 2 बार देखा। फिर ऑटो में बैठा के लाया तो मैं उसको बोला दिखाने के लिए, नहीं तू अंदर लेके चल, मेरे को अशोका टावर के अंदर ही जाना है। और किसी भी दुकान में जाए तो अशोका टावर में रहना एक प्रतिष्ठा का सवाल बना। और उसके बाद बहुत सारे फ्लैट बने और उस ज़माना था कि हम 100 फ्लैट की बुकिंग निकालते थे तो हमारे पास 125-150 लोगों का पैसा आता था। और जिसको हम पैसा वापस करते थे तो बोलता था कि नहीं हम पैसा नहीं लेंगे, हमको फ्लैट चाहिए। एक वो पीरियड था, उसमें हमने कम से कम 300-400 फ्लैट जो हमारा अशोका रतन है, अशोका टावर बनाया, उसके बाद अशोका पार्क बनाया, अशोका मिलेनियम जो गोवा में है वो भी हमारा बनाया हुआ है, और अशोका रतन। ये छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा की आसपास के एरिया में इतनी सिस्टमेटिक। आप लोगों में से यहाँ कौन कौन अशोका रतन घुमा है? कोई घुमा है? तो आप लोग एक बार टाइम निकाल करके अशोका रतन को अंदर से घूम के आना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी कॉलोनी है। टाउनशिप है वो अपने आप में। बाहर से वो गेट से आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि अंदर में इतना बना है। जब अंदर घूमेंगे, मैं 2-4 IAS अधिकारियों को अंदर घुमाया, तब उनको घूमने के बाद लगा अरे इतनी, बोले हम लोग इस रोड से तो रोज निकलते हैं, पर अंदर में ऐसा बना हुआ है हमको कल्पना भी नहीं थी। इसलिए आप लोग भी यदि नहीं घूमे हो रायपुर में, तो रायपुर में जैसे देखने के लायक बहुत सारी चीज़ है, वैसी अशोका रतन भी एक कॉलोनी है देखने के लायक रायपुर में, कि सिंगल गेट एंट्री। इतनी बड़ी कॉलोनी पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे उड़ीसा में नहीं है। कॉलोनी से बड़ी बड़ी और देख सकते हैं आप, और होगी, पर सिंगल गेट एंट्री माने पूरी बाउंड्री से घेरी हुई इतनी बड़ी कॉलोनी जो अशोका रतन है, वो अपने आप में एक कॉलोनी और रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए प्रेस्टिजियस कॉलोनी है। और उसके लिए बिल्डर, बेस्ट बिल्डर का अवार्ड हमारे कंपनी को मिला हुआ है। पर क्योंकि हम लोग राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए वो प्रतिष्ठा हमारी केस नहीं हो पाती। नहीं तो आज बिल्डर के रूप में इतने साल से बहुत बार हमारे बारे में पेपरों में छपा उल्टा पुल्टा, तो हम जब भी कुछ छपता है तो हम प्रेस में जाते हैं, बात करते हैं। हमने प्रेस वालों से बात की कि भाई इस 25 साल में आप एक भी आदमी बताइए कि जो हमारे यहाँ से फ्लैट खरीदा हो